फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सीआरपीसी 125 और बीएनएसएस 144 भरण पोषण पर महत्वपूर्ण वाद। बहुत से केस लॉज हैं, कुछ केस लॉज आज देखते हैं, कुछ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो पहला केस लॉज है चतुर्भुज बनाम सीलबाई 2008 का। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पत्नी यदि नौकरी या व्यवसाय के द्वारा कोई आय प्राप्त कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भरण पोषण के अधिकार से पूर्णतः वंचित रहेगी। वह उसका परित्याग करने वाले पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। इम्पोर्टेंट केस चतुर्भुज बनाम सीलबाई का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई नौकरी पेशा महिला है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे मेंटेनेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। उसका मेंटेनेंस का राइट है और वह अपने पति से, जिसने उसका परित्याग कर दिया है, मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी। नेक्स्ट केस है अपना बाई लक्ष्मीबेन बनाम भारत भाई। इस केस में कहा गया कि एक मुश्त राशि लेने वाली विवाह विच्छेद की पत्नी पुनः भत्ता ले सकती है 125 सीआरपीसी में आवेदन के द्वारा। मेहर की अदायगी भरण पोषण से मुक्ति प्रदान नहीं करती। मेहर की अदायगी किया जाना केवल भरण पोषण से मुक्ति प्रदान नहीं करता। भरण पोषण ऐसी महिला परिवार न्यायालय के माध्यम से 125 सीआरपीसी में या बीएनएसएस 144 में ले सकेगी। आगे हम नेक्स्ट केस देखते हैं। रजनीश बनाम नेहा 2020 का केस है। यह ऐतिहासिक निर्णय अंतरिम भरण पोषण की प्रक्रिया को तय करता है। इसमें यह धारा कामकाजी महिलाओं को भरण पोषण का हकदार बनाती है यदि उनकी आय अपर्याप्त है। उन कामकाजी महिलाओं को भरण पोषण का हकदार बनाती है जिनकी आय अपर्याप्त है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भरण पोषण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए, जिसमें दोनों पक्षों की आय का शपथ पत्र देना अनिवार्य है। भरण पोषण का भुगतान जो है वो भरण पोषण के आवेदन किए जाने की दिनांक से ही किया जाएगा। रजनीश बनाम नेहा में मुख्य महत्वपूर्ण जो बातें थी वो यही थी कि कामकाजी महिला जो है वो भरण पोषण की हकदार है यदि उनकी आय जो है वो अपर्याप्त है। दूसरा, इसमें कहा कि दोनों ही पक्ष, पति और पत्नी दोनों ही अपने आय का शपथ पत्र न्यायालय में देंगे, जिससे भरण पोषण का उचित मानक तैयार किया जा सके। और भरण पोषण का जो भुगतान है वो भरण पोषण की आवेदन की दिनांक से ही माना जाएगा। और साथ ही में इसने अंतरिम भरण पोषण की प्रक्रिया भी बताई है। आगे केस है समता बनाम सतीश कुमार का। इस केस में है कि यदि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। ये हमने धारा के अंदर भी देखा था कि यदि पत्नी पर्याप्त कारणों के बिना पति से अलग रह रही है तो वह भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। उसे ही इस केस में डिफाइन किया गया है। आगे केस है नीतू नाओरिया बनाम राज्य 2023 का। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण की कार्यवाही के लिए पत्नी को अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण साबित करने की आवश्यकता नहीं, केवल उपेक्षा या भरण पोषण से इनकार यह साबित कर दिया जाना ही पर्याप्त है। पत्नी अगर अपने पति से अलग रह रही है तो उसे पर्याप्त कारण साबित करने आवश्यक नहीं है। वह केवल या तो उपेक्षा साबित कर दे या ये साबित कर दे कि वो भरण पोषण से इनकार कर रहा है। अगला वाद हम देखेंगे जो अभी रिसेंट नया वाद आया है, संजोगिता गुप्ता बनाम अशोक कुमार गुप्ता 2026। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अंतरिम भरण पोषण आमतौर पर आवेदन की तारीख से ही दिया जाना चाहिए। इंटरिम मेंटेनेंस का जो है वो कब से दिया जाना चाहिए, तो आवेदन की तारीख से ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है शमीमा फारूकी बनाम साइद खान 2015। इस केस में कहा गया कि 125 सीआरपीसी जो है वो मुस्लिम महिला पर भी प्रवर्तनीय है, उन पर भी लागू है और इसका लाभ वह कैसे ले सकती हैं, तो परिवार न्यायालय के माध्यम से वो इसका लाभ ले सकती हैं। परिवार न्यायालय उन्हें अनुतोष दिला सकता है।
आगे हम कुछ केस लॉज और देखते हैं। नेक्स्ट केस है अपना डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2001 का। तो इसमें संवैधानिक पीठ के निर्णय के अनुसार मुस्लिम स्त्री का तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि एक संवैधानिक अधिनियम है, मजिस्ट्रेट न्यायालय की अधिकारिता इस अधिनियम को समाप्त नहीं करती। इस महत्वपूर्ण वाद में यह कहा गया कि ये जो मुस्लिम स्त्री का तलाक पर अधिकार अधिनियम यह संवैधानिक है और मजिस्ट्रेट न्यायालय की अधिकारिता इस अधिनियम को समाप्त नहीं करती। पति को इद्दत काल में संपूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही यह भी कह दिया कि इद्दत अवधि के दौरान पति अपनी पत्नी के संपूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। आगे एक वाद है शबाना बनाम इमरान खान 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 मुस्लिम स्त्री का तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पर प्रभावी है। परिवार न्यायालय का जो अधिनियम है वो मुस्लिम स्त्री के अधिनियम पर प्रभावी होगा, प्रिवेल करेगा। इसलिए परिवार न्यायालय जो है वो तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत के बाद भी भरण पोषण दिलवाने में सक्षम है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत के पश्चात भी भरण पोषण दिलवाया जा सकता है। इद्दत के पश्चात भी तलाकशुदा महिला भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस है सविताबेन सोमबाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य। इस केस में कहा गया कि विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 भरण पोषण का दावा कर सकती है, दूसरी पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। अधर्मज संतान की माता के रूप में वह भरण पोषण का दावा कर सकती है, किंतु ऐसी महिला दूसरी पत्नी के रूप में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। भरण पोषण का दावा केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही कर सकती है। इस कड़ी में आगे और भी केस लॉज हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।